Hello, viewers. Namaskar. Welcome to the Satyology channel. And we will continue talking on the economy and the corona and in this changing global health and epidemic scenario, कौन सा इकोनॉमिक्स मॉडल हमें लेना चाहिए. वैसे तो बहुत से लोग कहेंगे कि 2020 should be the year when we should talk about humanity, survival, economy, and the GDP and all those things comes second, which I totally agree on that. And इसी सब सिलसिले में हम लोग बात करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे. तो मेरे साथ हैं जाने माने लेखक और धर्म के प्रचार में लगे हुए आदित्य सत्संगी जी फ्रॉम सैन डिएगो कैलिफोर्निया. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. और आदित्य जी हम लोग पिछले बार भी बात किए थे इकोनॉमी के बारे में. तो आप कैसे देखते हैं इस पे बताइए, और फिर मैं इसको आगे लेके जाऊंगा माइग्रेंट्स पे और चाइना रिलेटेड इशू पे. नो हाउ इंडिया रेडी टू हैंडल ऑल दिस अपॉर्चुनिटी विच इज कमिंग उनके तरफ. तो इस सब सभी पे बात करेंगे. तो आप बताइए, आप कैसे देखते हैं. पहले आप स्वस्थ है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, आप जहाँ रहते हैं उसके बारे में बताइए. इस सैन डिएगो ऑल ओके? बिकॉज हम लोग कैलिफोर्निया के बारे में काफी कुछ सुन रहे थे और दर्शकों को जिज्ञासा होगी. तो आप बताइए ग्राउंड पे क्या चल रहा है. सैन डिएगो में तो अभी क्वारंटाइन एकदम पीक पर है और सैन डिएगो में जो अभी कोरोना वायरस केसेस भी बढ़ रहे हैं. सो अभी एक्चुअली साउथ वेस्ट कॉर्नर है तो यहाँ पे लास्ट में आता है, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़ सकता है. तो एलए में तो बहुत, एलए के बारे में न्यूज फैल ही नहीं रही है. शायद मीडिया ने ऑफ करके रखा हुआ है, लेफ्टिस्ट मीडिया है. लेकिन सैन डिएगो और एलए में बहुत खराब कंडीशन है राइट नाउ. अच्छा. तो टेकिंग दिस फॉरवर्ड अगेन, यू नो वी वुड एक्सपेक्ट ऑल आवर व्यूअर्स, सभी जो हमारे श्रोतागण हैं, सभी लोग स्वस्थ होंगे और जहाँ भी हैं कृपया वहाँ के लोकल गवर्नमेंट का जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करें. और सिर्फ अपने अपने को और अपने समाज को ही नहीं, अपने पड़ोसी को, सभी का ख्याल रखें. तो अगर आप एक गलती करते हैं ये सोच के कि चलो मेरे ऊपर आएगा, तो बट दूसरे को भी आप अफेक्ट कर रहे हैं. एक कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन कैन इन्फेक्ट 300 प्लस लोग. तो सभी को मद्देनजर रखते हुए आप कृपया सावधानी बरतेंगे. तो कमिंग टू नाउ इकोनॉमी पार्ट, पहले हम लोग इंडिया का बात करेंगे, फिर थोड़ा यहाँ का बात करेंगे, एंड देन विल कम टू द धर्मा साइड ऑफ द इकोनॉमी. तो सबसे पहले एक ही इशू में मुझे दिखता है कि अभी जैसे हम पढ़ रहे थे कि काफ़ी इंडस्ट्रीज जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रही है कि टैक्स में ऐसे चेंजेस की करें ताकि जो एडवांटेज चाइना को है टैक्स का, वो एडवांटेज अमेरिका को मिले, ताकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज मूव करे, स्पेशली द इसेंशियल सर्विसेज की जो इंडस्ट्री है. लेकिन मुझे लगता है कि स्केल इज सच विच अमेरिका प्रॉब्ली कैन नॉट हैंडल इट, बिकॉज उनको चाहिए 10 लाख वर्किंग रोबोटिक वर्कर्स जो जो एक क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं और $2 पे वो एकदम रात दिन काम करते रहेंगे, आई एम जस्ट थ्रोइंग सम नंबर्स, राइट. ये अलग बात है कि वंस दे फिनिश द फैक्ट्री वर्क, चाइना की बड़ी बड़ी वॉल्वो एयर कंडीशन बस उनको पिकअप करती है. आई हैव सीन दिस इन बीजिंग इन 2013 जब मैं बीजिंग में था, और जब काफी उस समय डिस्कशन होता था कि वो एनवायरनमेंट काफी स्क्रूड अप है और एनवायरनमेंट में काफी पोल्यूशन है. तो मैं देखता था कि बड़े बड़े फैक्टर्स शाम को जब होता था तो ये वर्किंग क्लास के लोग, यंग लोग निकलते थे, मेल फीमेल इन इक्वल प्रोपोर्शन, और बड़ी बड़ी बसेस लगी रहती थी एकदम, मर्सिडीज की बस, वॉल्वो की बस, एंड इनको लेकर फिर इनको एक छोटे से, इनको एक बड़े बड़े अपार्टमेंट, ह्यूज, चाइना हैज बिल्ड एवरीथिंग ह्यूज, बड़े से अपार्टमेंट में एक छोटे से किसी कैप्सूल में ऐसे चले जाते थे, वहां पे वो फिट हो जाते थे, वहां पे रहते थे. तो ये सब डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कर पाएगा, अमेरिका नहीं कर पाएगा, इवन इंडिया जो कि रिलेटिवली 5 टाइम्स छोटा इकोनॉमी है कंपेयर टू चाइना, वो भी नहीं कर पाएगा. बिकॉज तो व्हेन द अपॉर्चुनिटी कम्स टूवर्ड्स इंडिया, क्या इंडिया ये अपॉर्चुनिटी को ले पाएगा, या अमेरिका क्या इतना टैक्स रिलीफ कर सकता है कि वो इसेंशियल सर्विसेज को अपने कंट्री में ला पाएगा? क्या इस पे आपका क्या विचार है? एक्चुअली कम्युनिस्ट कंट्री है तो उनके साथ एक एडवांटेज ये है कि द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल पीपल
the way they want to, or government is the last say in the law. So law system भी independent नहीं है. So there is no recourse for people to independently seek justice. So ऐसी सोसाइटी में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो भी लॉ बनाएगी उन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा. तो आई डोंट थिंक सो west world, the western countries can match that part of China. CCP, I will say CCP in China. I totally agree. And इंडिया की विडंबना देखिए कि हमारे दो स्टेट केरला और वेस्ट बंगाल में काफी दिनों तक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, लेकिन वो भी सप्लाई चेन का जो न्यू कंट्रीज बनेगा आफ्टर चाइना, ये लोग भी रेडी नहीं है, राइट? सो सभी कुछ कम्युनिज्म का लिया, लेकिन सारे गंदर पार्टियों ने कम्युनिज्म का लिया, एंड सो इट्स वेरी वेरी वियर्ड. And I don't think कि other policy makers in India दूसरे states को भी ready कर रहे हैं, because our workforce is not disciplined. India की जो workforce है, इतना ज़्यादा labor union और इतने ज़्यादा वो बटे हुए हैं कि वो लोग disciplined होके काम कर ही नहीं सकते हैं, right? 8 घंटा फैक्ट्री में एकदम सर झुकाकर एक छोटे से बटन में एक नीडल से एक होल में सिर्फ वो थ्रेड लगाना, एक वर्कर को 10 लाख का या सॉरी 1000 का टारगेट रहेगा एक दिन में, वो एक सेम काम कर ही नहीं सकते हैं. दे आर लाइक सो, एंड दिस इज वेयर इंडिया इज नॉट रेडी, इवन दो अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी है, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनका डेमोक्रेसी है भाई. हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम तो कागज भी नहीं दिखाएंगे, हम तो पेपर भी नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम बैंक के बैंक में जाएंगे, वोट देने जाएंगे, अपने अधिकार के लिए हम किसी से भी लड़ सकते हैं. तो चीज है कि चाइना में ये सीसीपी ने चाइना में जो देयर इज नो यूनियन सिस्टम, तो सो केरला की कम्युनिस्ट पार्टी ने व्हाट दे हैव डन इज दैट टू गेट वोट्स, ताकि वो पावर में रहे, उन्होंने मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी से वोट बैंक है, वो उनके वोट बैंक है, एंड दैट इज 55% ऑफ द पॉपुलेशन. और वो वोट बैंक will not cooperate with anyone Hindu, whether you're a communist or it doesn't matter. If you have a non-Muslim name, they are not going to cooperate. तो वो जो यूनियन सिस्टम है प्लस लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी प्लस इस्लामिक सिस्टम, ये तीनों कोलैबोरेट होगा और तीनों कुछ के चलेगा ही नहीं उधर केरला में. तो चाइना में वो प्रॉब्लम नहीं है. चाइना में चाहे मुसलमान हो चाहे नो, उनके लिए ह्यूमन एक कमोडिटी है, रिसोर्स है. तो that resource has no rights other than follow the discipline. So coming to the economy part, आदित्य जी, ये जो एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का डिस्कशन चल रहा है कि हलाल इकोनॉमी. Now halal economy is very much tied to the way an animal is slaughtered. अगर वो there are a lot of other things, but I'm just talking about the animal husbandry product जो कि मीट है, the way it is slaughtered, और जिस तरह से उस ब्लड को काफी देर तक छोड़ा जाता है, it is a house for another bacteria or virus creation. तो ये जो हलाल इकोनॉमी वर्सेस हमारा जो धार्मिक वे ऑफ थिंग्स है, लाइक ईटिंग हैबिट्स हो गया या ऑल दोस थिंग्स, आप इस पे बोलिए कि इंडिया कैसे इसको एक बड़े स्केल पे इस आइडिया को लेके जा सकता है, और हलाल इकोनॉमी के पैरेलल एक इकोनॉमी जब लोग हेल्थ कॉन्शियस इतना है, इसको हम कैसे इस आइडिया को लेके जा सकते हैं, वर्ल्ड को बता सकते हैं? नहीं, एक्चुअली हलाल इकोनॉमी भारत के लिए तो सेंस ही नहीं बनता है, बिकॉज भारत में और पूरा दुनिया वेजिटेरियन बन रहा है, और वेजिटेरियनिज्म इज नॉट अ रिलीजियस कॉन्सेप्ट, इट्स अ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट. अमेरिकन मेडिकल रिसर्च जो है, इट पब्लिशेस द बिगेस्ट कॉज ऑफ हार्ट डिजीज in North America is red meat. So, and any forms of meat, processed meat or anything. So just slaughterhouse का जो economy है, whether you put halal or non-halal, it doesn't matter. The entire slaughterhouse economy is not going to work. उस maximum greenhouse gases effect करते हैं, maximum deforestation is because of meat industry. Transportation से जो pollution होता है meat industry को भेजने के लिए, you need air conditioned buses or trucks. And air conditioned buses cost you more and they also create ozone depletion. अभी 1 महीने का ह्यूमन क्वारंटाइन में पूरा ओजोन लेयर वापस बन गया. वाह. So this is a scientific fact.
और बिल्कुल। तो द मीट इंडस्ट्री itself is doesn't make sense. Organized slaughterhouses. तो halal, how can halal make sense? So it's a phantasmagoria that it will make sense. और हर चीज को रिलीजियस तरीके से देखना और ये एज पर योर बुक इज नॉट वाइबल. हम लोगों को धर्म के कंडीशन से भी देखना है. धर्म इज नॉट रिलीजन, धर्म इज बियॉन्ड दैट. धर्म में बोलते हैं कि अगर किसी का आप हत्या करते हैं वो इकोनॉमी इज नॉट गुड. उग्र कर्मा, उसको उग्र कर्मा बोलते हैं. तो ये इस तरह का उग्र कर्मा जो है दूसरे पशुओं का हत्या करना अपने अपने टेस्ट के लिए, दैट इज उग्र कर्मा. that cannot be tolerated in civilized society. और world is moving towards peaceful foods जो कि नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं पेड़ पौधों से और उनमें उनमें ज्यादा पौष्टिक, दे आर मोर न्यूट्रिशियस देन द अदर प्रोडक्ट्स. उसको प्रिजर्वेशन करने में कम टाइम लगता है. आप फ्रेश खाइए. तो वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स फ्रेश फूड एंड थैंक्स टू कोरोना वायरस लेस मीट मार्केट्स, लेस स्लॉटर हाउसेस. तो in this human evolution process doesn't make sense right now. Good point. And I think if the business leaders and especially the political who's and who of India, if they are thinking, listening to this show, आप एक जैसे आदित्य जी इस पे बात करेंगे और अभी इट्स अ गुड टाइम टू पोजीशन योर धर्मा ब्रांड, राइट. जैसे आईएसआई का ब्रांडिंग होता है, ठप्पा लगता है, वैसे इंडिया अपने अपने खाद्य सामग्री पे वैसा स्टैंपिंग लगाए कि ये बिल्कुल हलाल नहीं है, ये बिल्कुल धार्मिक वे में पैकेज हुआ है. और इंडिया इज अ रूरल इकोनॉमी, इंडिया इज अ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. आप हर तरह, आपके पास 6 सीजन है, आप हर तरह का एग्रीकल्चर पैदा, हर तरह का फ्रूट, हर तरह का फल सब्जी. इट इज हाई टाइम व्हेन इंडिया शुड पैकेज दिस एज अ ब्रांड. जो हमारे पास एग्रो बेस्ड जो स्ट्रेंथ है ना, और मोदी जी का ड्रीम भी है कि बाय 2022 और समथिंग, आई डोंट नो द डेट, बट वो फार्म इनकम को डबल ट्रिपल करना. दिस इज द हाई टाइम व्हेन इंडिया उसको इंडिया का एवरी whatever we produce is an organic, because हमारे किसान इतने गरीब हैं मोस्टली कि उनके पास पैसे नहीं है कि वो फर्टिलाइजर लाए केमिकल वाले. सो वो गाय गाय के काउडंग यूज करते हैं जो कि ऑर्गेनिक है. और so इंडिया इज अ बिग काउ बेल्ट, राइट. हमारे पास इतनी पशुएं हैं, तो everything could now be used. Now an ideology is needed and brand India in food, because चाइना का जो अभी पब्लिकली इमेज है, खासकर खाद्य सामग्री पे, कोई खाएगा नहीं उनके सामान को. और इट इज हाई टाइम व्हेन इंडिया कैन पॉलिसी मेकर्स कैन टेक इट वेरी फॉरवर्ड. आप इस पे क्या क्या सोचते हैं? नहीं, आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखे हैं और यू आर अ थिंकर, राइटर लाइक मी इन ऑन द सतोलॉजी प्लेटफॉर्म, एंड आई थिंक वी आर द फर्स्ट सतोलॉजिस्ट, वी टू. तो एक तरीके से अगर हम देखें जो आपने पॉइंट्स रखे हैं कि सबसे पहले जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है ऑन प्रोटीन, दैट इज नॉट वैलिड एंड आल्सो नॉन धार्मिक आल्सो. सी, बॉडी डजंट नीड टू मच प्रोटीन, बॉडी नीड्स बैलेंस न्यूट्रिएंट्स जो फ्रेश वेजिटेबल से ही मिलते हैं. एंड आई थिंक किसानों को, जो लोग हैं भारत में, अमेरिका के किसान बहुत कॉमन सेंसिकल हैं. 6 मिलियन है, वेरी कॉमन सेंसिकल. दे यूज हाई टेक्नोलॉजी. But if you talk to any farmer in Missouri and Kansas, I have spoken to a lot of them, Indianapolis, many of the good organic farmers who are the richest in that belt, other than the large organized farms, are the small individual farmers who use advanced techniques, non-fertilizer based equipment like cow dung. It's a big thing for them. So they are not indulged in cow farming. They are indulged in यूजिंग काउ डंग और उसके साथ मिक्स करते हैं. वो भारत से सीखते हैं. भारत में दूरदर्शन पे जो शो आता है कृषि का, उसको देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं भारत, अमेरिका में. Wow, really? Yeah, it's a hugely popular thing. If you go to Indiana, then you'll find it. Indiana, Idaho, and so they rely on that kind of information. और दूसरा चीज ये है कि हाई प्रोटीन इनटेक, अगर आप किसी बैलेंस न्यूट्रिशियनिस्ट से पूछेंगे, स्पेशली आयुर्वेदिक और अदर से, कि दाल चावल सब्जी, और ये जो इंडियन डाइट है, इट इज वेरी साइंटिफिक. उसमें जीरा, हींग और हल्दी का जो कॉम्बिनेशन होता है, वेरी वेरी साइंटिफिक डाइट है. और जो पिज्जा बेस्ड डाइट है, दैट इज हाई कार्बोहाइड्रेट्स. इट ओनली प्रोड्यूसेस हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, प्रोड्यूसेस हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल.
And you can see that in Italy the maximum deaths have happened because their diet is very unscientific, क्योंकि their body could not cope with the coronavirus thing. लेकिन भारत में जो स्पाइसेस जो हम यूज करते हैं और साथ में वेजिटेरियन डाइट यूज करते हैं, that is very very healthy, easy for the stomach to digest. So ये जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है और जो इस्लामिक प्रोपेगेंडा है कि मीट इज नेसेसरी फॉर व्हाट, so meat cannot produce bravery and meat doesn't produce strength. It actually consumes more energy. Human intestine is very long. It consumes more energy, and fat is not strength. Strength is in the muscles and bones. Correct. Fat में नहीं होती है strength. So you can look very big, but you can be the weakest guy. So, so the entire propaganda is totally bad. तो अभी भारतीयों को जब आयुर्वेद धर्म अगर इसका सहायता लेंगे, और कितने सारे हमारे वेस्टर्न स्टूडेंट्स हैं, वो लोग तो वेजिटेरियन बनते जा रहे हैं, अमेरिकन्स, और वीगन रेस्टोरेंट खोल रहा है, बर्गर, अभी बियॉन्ड बर्गर आ गया, ये सब नॉन वेजिटेरियन डाइट्स हैं. सो उनके शेयर प्राइसेस कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए अभी, और भारत अभी भी 10 साल पीछे है, 20 साल पीछे है. तो आई थिंक इट इज नॉट प्रैक्टिकल और नॉन सस्टेनेबल ऑल्सो. अभी 40 दिन के कोरोना वायरस से मैं तो बोल रहा था कि इट इज अ बिग थैंक टू जगन्नाथ जी. तो पूरा का पूरा प्लेनेट, आई फील सॉरी फॉर ऑल द लाइव्स लॉस्ट. At the same time, we have some silver lining also. The ecology has evolved. Ozone layer is completely patched up in just 30 days. So the biggest polluter on the planet is us, and greed and our consumerism. और उसी के अगेंस्ट धर्म और ये सब काम करते हैं. तो इन लोगों को हमारा फिलोसफी इसलिए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इट्स वेरी साइंटिफिक, इट्स नेचुरल, और इट प्रोड्यूसेस बेटर रिजल्ट्स. उनको लगता है कि सारे हिंदुओं को बहुत ईगो है. ये दिस इज द बिगेस्ट आर्गुमेंट अगेंस्ट. बहुत ईगो होना भी चाहिए, क्योंकि वी हैव बेटर कल्चर. या और इम्यून सिस्टम पे अमेरिका का में अभी फ्लू सीजन आ रहा है, तो गवर्नमेंट इज वरीड कि फ्लू विल बी अ प्री कंडीशन. उस पर अगर कोरोना हो जाता है तो पीपल का succumb to this will be more. But I was talking to one before this corona happened and lockdown happened. I was traveling once, and this Uber guy, he was an American farmer, or a white farmer. वो यहाँ पे टेनेसी स्टेट में वो अपना फार्मिंग भी करता है. तो वो बोला कि आई हैव लर्न लॉट फ्रॉम एंशिएंट कल्चर्स. आई वाज सरप्राइज जब वो पहले मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से हूँ. फिर चूंकि 45 मिनट्स का ड्राइव था, तो काफी बात खुलने लगा उसने. एंड इवेंचुअली ही एंडेड अप गिविंग मी हिज कार्ड एंड ऑल, एंड आई वाज टोटली सरप्राइज. वो हनी और बी का फार्मिंग करता है यहाँ पे टेनेसी में, और उसने मुझे इतना ज्ञान दिया बी के फार्मिंग पे. अब मुझे याद है मैं झारखंड में जब था, तो झारखंड इज वेरी फेमस फॉर दिस बी फार्मिंग. वहाँ पे काफी तरह के फूल पत्तियां होती हैं, बहुत रेयर टाइप के. वो बोला कि इन योर कंट्री हमारे पास तो मोस्टली जो मधुमक्खी जो होती है, वो वुड, एक डिफरेंट टाइप के वुड से फूल निकाल के वो हनी पैदा करती है. तो वो हनी और तुम्हारे यहाँ के जो ओरिजिनल फूल हैं, उसकी जो बी उससे जो हनी बनाएगी, उसमें टेस्ट का भी बहुत अंतर है, और वो कॉस्ट भी बहुत डिफरेंस होगा. तो मुझसे उससे आइडिया मिला कि उससे उस बंदे से मुझे आइडिया मिला कि अगर हम, पता नहीं हमारे पास थिंक टैंक लोग जो खासकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज वगैरह है, ये सब छोटे छोटे आइडियाज को क्यों नहीं लेके जाती है वहां पे, मार्च स्केल पे करती है. उसने बोला कि इवन दी जो पोलन होता है ना, वो पोलन बेचता है. बोले पोलन क्यों बेचते हो, क्या और फूल पैदा करने के लिए? नहीं, पोलन वो बेचता है. लॉट ऑफ पीपल who straight away take pollen as some kind of a supplement to उनका इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए. बोला कि हमारे जितने भी किसान लोग हैं, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ व्हाइट अमेरिकन गाय, व्हिच वाज वेरी सरप्राइजिंग टू मी. वो बोला कि हम लोग पोलन बी हनी में डाल के खा जाते हैं, तो हमको कोई फ्लू शॉट्स लेने की जरूरत नहीं होती है. तो और आपके पास तो फैक्ट्री बन सकती है, आपके पास तो इतना पोटेंशियल है. इसको आप पैकेजिंग कीजिए, हनी विथ इम्यून सिस्टम इम्प्रूवमेंट, राइट. आई मीन इमेंस. ओनली थिंग इज कि हमारे जो कॉलेजेस है ना, एग्रीकल्चर कॉलेजेस, दिस हैज टू बी टाइड टू इंडस्ट्री. दे कैन नॉट बी थियोरेटिकल ज्ञान पढ़ के एग्जाम पास करना. इनको इवेंचुअली एक प्रोडक्ट बेचना है. जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में थोड़ा प्रैक्टिकल लैब होता था, उस तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द टाइम फॉर इंडिया. इट इज द राइट टाइम. उनके सारे वैल्यू सिस्टम, उनके एट्रीब्यूट्स को लेकर वो इतना बड़ा मार्केट वर्ल्ड अभी उनको दे रहा है. आर दे रेडी इज व्हाट वी शुड बी आस्किंग टू द पीपल. और तो इस पे आप क्या बोलेगा दित्ता जी? और आपके पास कुछ ऐसा सुझाव है तो बताइए, शेयर कीजिए. एक्चुअली मैं फार्म कम्युनिटी में रह चुका हूँ 7 साल,
आई स्टेड इन वेस्ट वर्जीनिया, न्यू वृंदावन। मैं 7 साल वहाँ पे था। तो आई हैव लिव्ड दैट लाइफ। आई हैव लिव्ड द लाइफ इन द ट्रैक्टर। मैंने देखा है कैसे फार्मिंग होती है। Therefore, I can comment on it because मैं हर जगह जाता था। So there is a community there which relies called New Vrindavan, इस्कॉन का कम्युनिटी है, वहाँ पे मैं रहता था। और वहाँ पे मैंने अपने हाथों से देखा, मेरे बच्चे उधर ग्रो हुए हैं वेस्ट वर्जीनिया में। तो वहाँ पे मैंने खुद अपने आप मैंने फसलें उगाई हैं। और वो भी कोल्ड है, बहुत कोल्ड जगह है। यू नो हाउ कोल्ड इट इज। Yeah. वहाँ पे बीन्स और ये सब मैंने खुद देखा है, अपने हाथ से देखा है। मैंने देखा है दूसरे लोगों को उगाते हुए। तो एक एक्सपीरियंस है मुझे कि हाउ इंटेलिजेंट दे आर। इट डजंट मैटर वेदर दे आर व्हाइट, ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, इट डजंट मैटर। बट दोज अमेरिकन्स ओवर देयर आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर इंडिया। और ऐसा भी नहीं है तो वो इंडिया से देखते हैं क्या क्या उगता है वहाँ पे, और जो चीज वहाँ पे उग सकती है। मैंने वहाँ पे करेले देखे उगते हुए। So, what to speak of other things, and myself, I have seen it. It may not be tasting like what grows in India, but I'm saying that people are copying India, the Western farmer. They're very smart. So, और वो they know many of them vegetarians, क्योंकि for them to kill an animal from a slaughterhouse is like a offense, and these are not even these are regular Americans जो गांव में रहते हैं। तो जो जो किसान होते हैं, किसान किसान ही होते हैं, चाहे कहीं पर भी हो। So there's, बिल्कुल। but uh, I think एक हॉलीवुड टाइप का जो इम्प्रेशन है इंडिया में कि अमेरिकन हॉलीवुड टाइप, दैट इज अ स्मॉल माइनॉरिटी। वो दैट इज ओनली इन द सिटीज। एंड बाय द वे, अमेरिका में वही मेजोरिटी है, माइनॉरिटी नहीं है। किसान इज अ मेजोरिटी। बट बट स्टिल देयर आर 6 मिलियन Americans feeding 350 million Americans, including themselves. So just imagine how less are. India is reverse. 67% agriculture, which are gradually, I was told the latest statistic ki 55% ही रह गए। So which is alarming for India with 1.3 billion people, because it is not the money which satisfies your stomach, it is the food that satisfies your stomach. और अगर अगर लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है तो that is a problem of the distribution system, not of the produce, not of the land, nothing. So supply chain is the problem. So same India, America में 6 million farmers produce so much corn and soybean that they have to literally throw it out in the ocean, so much to just maintain the prices. So again the human greed for profit is there. अगर ये मैं तो बोला था USDA को एक लेटर में, मैंने 4-5 साल पहले, that give this extra food to other lands, other places, to so that the price, but there are a lot of commercial interests also involved. But point is कि there is an ample thing which can be produced by land and with their own hands. Like you said, I have seen that also. Bee farming where make money in house. I've seen that also. नो फूड तो जैसे कि मैं तो अपने व्हेन आई एम वर्किंग ऑन दी माय थर्ड बुक जो इकोनॉमिक्स पे है, उस पे मैंने कुछ मुझे डेटा मिला है। तो एफसीआई जो है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसको स्ट्रेटेजिक अराउंड 20 से 25 मिलियन मेट्रिक टन अनाज ऐसे स्टोर करना है। जैसे कल को वॉर हो गया, फेमिन हो गया, तो आपके पॉपुलेशन के हिसाब से आप कुछ सर्टन 6 महीने के लिए खिला सकते हैं कि नहीं। 25 to 30 मिलियन मेट्रिक टन उनको चाहिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व। उनके पास पता है अभी कितना है? 80 मिलियन स्ट्रेटेजिक रिजर्व। इट इज लाइक 2-3 इंडिया का रिजर्व एक कंट्री में रखा हुआ है। तो प्रॉब्लम यह है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके बाद भी अगर अगर कोई किसान या अगर उसके बाद भी गांव में कोई भूखे मर जाए, तो ये हमारा टोटली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का खामियां है। और ये जो कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी जी का जो पेट प्रोजेक्ट था पंचायती राज, कॉन्सेप्चुअली वेरी गुड, थियोरेटिकली ऑसम आइडिया, प्रैक्टिकली जीरो। इतना ज्यादा वहां पे करप्शन। और अभी कल मैं गांव का एक मुखिया से बात कर रहा था, तो इट्स लाइक बहुत करप्शन है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। वो नहीं जा सकता है, पीपल में वो डीएनए में है। उसको 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 आप विश से नहीं चेंज कर सकते हैं। देयर हैज टू बी अ प्रोसेस। सो इकोनॉमी में अगर somebody is looking, there are a lot of things. Distribution is one big issue. So having said that, I think we are coming to the conclusion of this program. One thing I want to end up is last week दो बहुत
बड़े स्टॉलवर्ट ऑफ बॉलीवुड दे पास्ड अवे, इरफान खान, जो कि इंडिया का नाम यूएस में भी और वर्ल्ड में भी काफी उन्होंने झंडा फहराया. ही वर्कड इन द लाइफ ऑफ अ पाई, ही वर्कड इन द जुरासिक पार्क का जो लास्ट मूवी था, लास्ट वर्जन, उसमें उन्होंने काम किया, प्लस और भी मूवीज में. एंड ही वाज अ परफेक्ट जेंटलमैन, राइट, फ्रॉम राजस्थान. इनफैक्ट उसका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसने बोला कि even though I was born in a Pathan Muslim family of Rajasthan, I was always very close to Saraswati and Lakshmi and all those things. And he was a perfect Indian, जो हम लोग चाहते हैं कि आपका फेथ कुछ भी हो, आप धार्मिक हैं, आप सनातनी हैं by lineage. और this guy proved in the interview he has given. He said कि मेरे father used to tell me कि तुम जो हो एक ब्राह्मण हो in a Muslim house, तुम्हारा सोल एक्चुअली ब्राह्मण का है लेकिन गलत बॉडी में आ गया. Like in a lighter way he said. दूसरा है हमारे ऋषि कपूर. So they are from a great family, Kapoor family. They moved from Pakistan. पटवारा के बाद वो यहाँ पे आए, अपने सारा कुछ छोड़ के. उनकी हवेली को आजकल वहाँ पे ऑब्वियसली लोगों ने ले लिया है, कोई म्यूजियम बना के रखा नहीं है पाकिस्तानियों ने, बंदरबाट हो गई है. टिपिकल उनका जो द वे दे हैव डन. सो दोनों ग्रेट एक्टर्स को श्रद्धांजलि. आई थिंक ऋषि कपूर की बॉबी को इंडिया के सारे जनरेशन ने बहुत बार देखा. और इनफैक्ट बॉबी से एक बहुत मजेदार वाक्य है कि बॉबी मूवी इतनी बड़ी हिट थी कि जब 1975 में 77 के बीच में जब ये जेपी मूवमेंट चल रहा था, तो इंदिरा गांधी ने जेपी का जिस दिन मीटिंग था उस दिन उसने फर्स्ट टाइम एक हिट मूवी को टीवी पे रिलीज करने को बोला, ताकि क्राउड नहीं जाए. लेकिन इट फेल्ड एंड क्राउड, बिकॉज इतना एंगर था अगेंस्ट कांग्रेस एंड इंदिरा जी उस समय कि ये वेब पे है कि बॉबी मूवी भी रोक नहीं पाई क्राउड को. तो दिस इज व्हाट आई से. हाउ डू यू वांट टू एंड अप, आदित्य जी, क्या सोचते हैं आप इन लोगों के बारे में? I think these people, I'm not a big fan of any movies because नारद मुनि का बहुत मजाक बनाया इन लोगों ने. तो हमारे पंडितों का और हिंदुओं का सब बहुत मजाक बनाते हैं. नारद मुनि को कॉमेडी कैरेक्टर बना दिया. हाँ. मैंने इस बुक में डिबंक भी किया है. तो इन लोगों को मैं ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ. बट इंडिया हैज मेनी ग्रेट लीडर्स अदर देन दीज एक्टर्स, क्योंकि आपको मालूम नहीं एक्टर एक्टिंग कब कर रहा है, कब बंद कर दिया. तो रो भी रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हंस रहे हैं. तो इसलिए our real heroes are the army people who are keeping us safe in the COVID-19. Our real heroes are the hospitals and the doctors जिन्होंने अपनी जान पे खेल के लोगों को बचा रहे हैं. And these are our real heroes. Our police, even though Indian police has not able to protect people, Hindu saints, that is a bad blot on them. But army and doctors and healthcare professionals वो हमारे real hero है. तो ये एक्टर्स हैं, ये तो आते जाते रहेंगे, बहुत आएंगे. एंड उनके बेसिस पे देश नहीं चल सकता. लेकिन जो हमारे हीरोज हैं और जो नेतागण हैं, बहुत सारे नेताओं ने अच्छा काम किया है कोविड-19 में. और हमारे जो मंदिर हैं, इस्कॉन ने 12 लाख मील सप्लाई किया कोविड-19 में. शंकराचार्य ने करीब 3-4 लाख मील सप्लाई किया, सभी शंकराचार्यों ने मिलकर. और हमारे स्वामीनारायण मंदिर ने 5-6 लाख मील सप्लाई किया. काफी नॉन एट अ सोशल लेवल मेनी पीपल हैव लेड मेनी थिंग्स. और हमारे डॉक्टर संख्य ने कोविड-19 हॉस्पिटल बना दिया एक हफ्ते में पालघर में. तो दीज आर रियल हीरोज एंड देयर आर काउंटलेस व्हिच यू डोंट नो. तो सबको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन. और आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया. थैंक यू. नमस्कार.